Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of November 2023. First news is Israel Hamas extend truce by 2 days terms of deal same. तो इसराइल हमास का ये जो वॉर चल रहा था इसमें ट्रूस हो गया था एंड इस ट्रूस को 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है. तो Qatar said on Monday a truce between Israeli and Hamas forces in Gaza had been extended by 2 days and pause in 7 weeks of warfare that has killed thousands. तो बेसिकली 7 वीक से वॉर चल रही थी एंड कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ट्रूस हुआ है. जो हमास ने कैप्चर कर रखा था इजरायली होस्टेजेस को, तो यहाँ पर जो हमास है वो रिलीज़ भी कर रहा है. दूसरी तरफ यहाँ पर जो इसराइल की जेल में पैलेस्टीनियंस हैं, इसराइल उनको रिलीज़ कर रहा है. तो ये सब कुछ हो रहा है अभी वॉर में. चाइना फॉरेन मिनिस्टर टू लेड यूएनएससी मीटिंग ऑन गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. तो इंटरनेशनल रिलेशंस या अगर हम GS2 की बात करें तो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या यूएनएससी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है. बाकी यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यूएनएससी की मीटिंग को लीड कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली इनके पास प्रेसिडेंसी है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं. 2 स्टेट सोल्यूशन आंसर टू क्राइसिस. ये अरब स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन का कहना है. इंडिया का भी यही स्टैंड है कि इसराइल पैलेस्टीन इशू में 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है कि इसराइल एंड पैलेस्टीन दोनों सॉवरेन तरीके से साइड बाई साइड एग्जिस्ट करें. 6 teens इन कोर्ट ओवर बीहेडिंग ऑफ फ्रेंच टीचर. तो फ्रेंच टीचर को यहाँ पर बीहेड कर दिया गया था क्योंकि एक्चुअली इन्होंने अपने क्लास में कैरिकेचर दिखा दिया था मोहम्मद प्रॉफिट का. क्वेश्चन एक बार आया था कि जो फ्रांस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है ये इंडिया से कैसे डिफरेंट है एंड जो फ्रांस है ये इंडियन सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है. तो सेकुलरिज्म GS1 में टॉपिक है सोसाइटी में अगर आप बात करो तो सेकुलरिज्म वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म. तो ये आपको टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके रखना है, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में. अब हम चलते हैं आगे. चाइना कॉल्स फॉर ट्रूस इन म्यांमार. तो म्यांमार में एक्चुअली ये जो एक तो लिबरेशन ग्रुप्स हैं एंड दूसरा यहाँ पर म्यांमार की आर्मी है जिसने कू कर दिया था एंड उसके बाद यहाँ पर पावर अपने हाथ में ले ली. फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिबरेशन ग्रुप्स हैं वो फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे एरिया को इन्होंने कैप्चर भी कर लिया है. तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक्चुअली लाइव फायरिंग ड्रिल्स कर रहा है अपनी साइड ऑफ फ्रंटियर में क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है म्यांमार में, ये जो भी यहाँ पर एथनिक फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे क्रॉसिंग्स को सीज कर लिया है, तो ये बॉर्डर तक भी पहुंच सकते हैं चाइना के साथ एंड जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा है. जो म्यांमार है चाइना के साथ ट्रेड पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है क्योंकि ये चाइना से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेता है, चाइना को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है. तो ये सब कुछ है. अब हमें म्यांमार की क्यों ज़रूरत है, तो इंडिया म्यांमार रिलेशंस में आप फ्री मूवमेंट रजीम का मेंशन कर सकते हो. हमें म्यांमार की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में उसको टैकल करने के लिए म्यांमार हमारे लिए ज़रूरी है. इन मेक्सिको इकोलॉजिस्ट गोइंग ऑल आउट टू सेव आइकॉनिक वाटर मॉन्स्टर. अभी जो वाटर मॉन्स्टर है इसका नाम क्या है यहाँ पर मेंशन है एक्सोलोटॉल्स, जो कि एक इंडेंजर्ड फिश टाइप ऑफ सेलेमेंडर है एंड ये बहुत कम बचे हैं. बेसिकली अगर हम देखें तो पिछले 2 डेकेड्स में 99.5% इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो चुकी है. तो एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसमें लोगों से ये कहा जा रहा है कि लोग इनको वर्चुअली अडॉप्ट कर सकते हैं. बेसिकली आप किसी भी एक के लिए पे कर सकते हो. तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, बस आपको पता होना चाहिए चीज़ क्या है. अब इनको किस वजह से डेंजर है, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बाकी एक फंगस है जो कि बहुत डेडली है, नॉन नेटिव रेनबो ट्राउट. तो ये सब कुछ इनके लिए एक डेंजर बन रहे हैं आज इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी लगातार कम हो रही है. तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड बहुत होते हैं एंड उसके लिए ये सोचा जा रहा है कि ये जो राइजिंग इंस्टेंसेस ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के, तो फॉर एग्जांपल 2 नए लोगों में अगर ट्रांजैक्शन होगी एंड अगर ये ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से ज़्यादा की होती है तो उसके 4 घंटे बाद तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है. द प्लान इज़ नॉट टू जस्ट डिले और लिमिट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपॉन अकाउंट क्रिएशन विच ऑलरेडी हैपन्स इन सम शेप और फॉर्म. की अकाउंट क्रिएशन के बाद तुरंत आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट टू रेगुलेट एवरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 2 नए यूजर्स के बीच में होगी इररिस्पेक्टिव की इंडिपेंडेंट पास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसी रही है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी नए पर्सन को पैसा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर कुछ डिले होगा. नेक्स्ट है एनवॉय US इनपुट्स लीगली प्रेजेंटेबल गॉट नथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम कैनेडा. तो एक्चुअली US ने ये कहा था कि इंडियन कनेक्शन है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की गई एंड दूसरा यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर हैं जिनको कि यहाँ पर मार दिया गया था. और जो यहाँ पर कनाडा है तो जो जस्टिन ट्रूडो उनका ये कहना था कि जो मारा गया है हरदीप सिंह निज्जर को इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है. तो इंडिया का रिस्पांस दोनों का अलग है. अब रीजंस भी है कि दोनों को रिस्पांस अलग क्यों है. US का बात कहने का तरीका एंड कनाडा के बात कहने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क था. फॉर एग्जांपल कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो हैं ये अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जबकि US जो है ये बात करता है कॉन्फिडेंशियल तरीके से एंड ये कहता है कि इंडियन कनेक्शन है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है.
तो Washington has shared legally presentable inputs with Delhi on Indian connections in the alleged assassination plot of the Khalistan separatist गुरुपतवंत सिंह पन्नू। तो एक्चुअली जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू हैं एंड दूसरे यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर, ये दोनों ही सिक्स फॉर जस्टिस का पार्ट है। सिक्स फॉर जस्टिस क्या चाहता है, तो खालिस्तान चाहता है इंडियन पंजाब में बनाना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ सीनियर इंडियन ऑफिशियल ने यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया है कि यूएस एंड कनाडा ने यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की। बॉडीज अनक्लेम्ड पैनल सेज स्किन अंडर प्रेशर। तो एक्चुअली ये जो मणिपुर में हुआ था वायलेंस एंड उसमें 161 आई थिंक 171 लोगों की जान चली गई, तो उसमें बहुत सारी बॉडीज़ जो हैं उनको क्लेम नहीं किया जा रहा है। अब बॉडीज़ को क्लेम क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फैमिली के ऊपर प्रेशर डालने की अभी आप बॉडीज़ को क्लेम मत करो, ठीक है। तो CSOs टॉपिक है GS2 में। तो CSOs किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट या क्या कंसर्न है CSOs को लेकर, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि CSOs जो हैं मणिपुर में वायलेंस को कम करने की बजाय कैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद द बॉडीज ऑफ मोर देन हाफ ऑफ दोज किल्ड इन मणिपुर सिंस May 3 लाइंग अनक्लेम्ड इन द स्टेट्स मॉर्चुरीज, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया था एंड उस पैनल को हेड किया जा रहा है बाई जस्टिस गीता मित्तल। तो यही कहा गया है कि यहाँ पर जो फैमिलीज उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको बॉडीज़ को क्लेम ही नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड द 3 member कमेटी एंड मेंबर्स के नाम दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ क्लेमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द बॉडीज हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड कंटेंशियस इशूज इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एज ऑफ October 7। 175 लोगों की जान जा चुकी है इस एथनिक वायलेंस में, जो कि मैतई एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में हुआ था। कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपोज कर रहे हैं एंड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट राइट्स, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है एंड वो स्टेट अथॉरिटीज़ को कंपेल करना चाहते हैं कि स्टेट अथॉरिटीज़ उनकी अनवारंटेड डिमांड्स को माने। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मीट द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली DU ने एक यहाँ पर ऑर्फन कोटा स्टार्ट किया है कि जो यहाँ पर कुछ सीट्स हैं ये ऑर्फन कोटा में जाएंगी, ठीक है। ये आप लिख सकते हो सिंपैथी में, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो बिल्कुल लिख सकते हो सिंपैथी एम्पैथी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो उसको हम कर रहे हैं स्किप। स्टार्टिंग December 1 इंडियंस विल नॉट रिक्वायर अ वीज़ा टू विजिट मलेशिया। तो मलेशिया ऐसा कर रहा है, इससे पहले थाईलैंड ऐसा कर चुका है, श्रीलंका ऐसा कर चुका है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं थाईलैंड मलेशिया में। तो इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट फॉर आउटबाउंड ट्रैवलर्स इन एशिया इन 2022 एंड टॉप 5 डेस्टिनेशंस अगर हम देखें इंडियंस के लिए तो ये है UAE, सऊदी अरेबिया, USA, सिंगापुर, थाईलैंड। एंड वैसे भी पैंडमिक की वजह से इनकी जो टूरिज्म इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी एंड जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ ये सब कुछ यहाँ पर स्टेप्स ले रहे हैं। तो इंडिया मलेशिया, इंडिया साउथ एशिया रिलेशंस में आप ये सब कुछ मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थाईलैंड वाला यहाँ पर कि थाईलैंड ने कैसे यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। बिहार ऑर्डर्स प्रोहिबिशन सर्वे। तो एक्चुअली बिहार में लिकर जो है ये प्रोहिबिटेड है, तो इस प्रोहिबिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको लेकर यहाँ पर सर्वे होगा। इससे पहले भी एक आध बार सर्वे हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन भी है कि ये तीसरा सर्वे होगा। 2017 में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कंडक्टेड वन अलॉन्ग विद द बाबू जगजीवन राम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वाइल द चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था सर्वे 2022 में। दोनों ही सर्वे में पाया गया, जो कि स्मॉल सैम्पल साइजेस थे, कि 99% ऑफ द वुमेन एंड 92% ऑफ द मैन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं स्लीकर बैन से। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इन अ फर्स्ट COP28, तो UNFCCC COP28 होने वाली है दुबई में एंड वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टेरियल मीट भी होगी। तो ये डिस्कस किया जाएगा कि एक्चुअली जो हेल्थ का सेक्टर है यहाँ से जो एमिशंस होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हेल्थ में 5% टोटल एमिशंस होते हैं। तो देयर विल बी अ हाई लेवल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। इट विल फोकस कि हम कैसे रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं हेल्थ सिस्टम्स का, कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम कर सकते हैं हेल्थ सिस्टम्स के, एंड हेल्थ सेक्टर अकाउंट फॉर अराउंड 5% ऑफ द टोटल कार्बन एमिशन। ये बहुत अच्छा डेटा है, ये आप बिल्कुल कोट कर सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर 5% टोटल एमिशन होता है। अब ये जो डिक्लेरेशन होगा इसमें 3 एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा कि रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम दैट इज इक्विप्ड टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, सेकंड कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस करना है, एंड थर्ड यहाँ पर हेल्थ केयर को कैसे फाइनेंस करना है। द डिप्लोमेट्स चैलेंज, ये किस बारे में आर्टिकल है, तो बेसिकली गुरुपतवंत सिंह पन्नू को जो यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही थी, दूसरा यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर। तो डिप्लोमेट का चैलेंज यही है कि यहाँ पर US को कैसे यहाँ पर हमें रिएक्ट करना है एंड ये जो एलिगेशंस लगाया था कनाडा ने उसको लेकर कैसे रिएक्ट करना है। तो इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू कैनेडाज चार्ज ऑफ इन्वॉल्वमेंट की इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था इन द हरदीप सिंह निज्जर डेथ इन जून हैज़ बीन वेरी डिफरेंट, जो कि हमारा रिएक्शन रहा US के क्लेम। जब US की क्लेम ने ये कहा कि हमने इंडियन कॉन्स्पिरेसी थी जो कि असैसिनेशन करना चाहते थे गुरुपतवंत सिंह पन्नू का, इसको हमने कैसे फॉइल कर दिया। सिग्निफिकेंटली कैनेडा एंड द US ने टोटली डिफरेंट अप्रोचेस रखी। वॉट यूनाइट्स बोथ नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स की, ये बेसिकली ये चाहते हैं
कि फॉरेन एक्शन कितना हो सकता है इनके देश में अगेंस्ट द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ देयर नेशनल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम गुरुपतवंत सिंह पन्नू की बात करें तो इनके पास यूएस एंड कनाडा की सिटीजनशिप है, एंड जो हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी। तो इंडिया कॉल द कैनेडियन चार्ज, जो कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो हमने यही कहा था कि ये जो आपके एलिगेशन है एब्सर्ड है एंड आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर यहाँ पर बात की गई है कि कनाडा या यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म हो रहा है। तो निज्जर प्रमोटेड खालिस्तान एंड वाज डिक्लेयर्ड ए टेररिस्ट बाय द इंडियन एजेंसीज। पन्नू एक एक्टिविस्ट है खालिस्तान का एंड इसको भी प्रोक्लेम किया गया टेररिस्ट बाय इंडिया। निज्जर ने एक्वायर की थी कैनेडियन सिटीजनशिप, पन्नू के पास यूएस कैनेडियन सिटीजनशिप दोनों है, क्योंकि यूएस डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। नेचुरली इंडिया कांट एक्सेप्ट दैट कोई भी हो, फॉरेनर हो या इंडियन हो, वो सेपरेटिज्म या वायलेंस प्रमोट करे, तो इंडिया उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो निज्जर ऐसा कर रहा था, पन्नू भी ऐसा कर रहा है। द चार्जेस ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट देम आर देयरफॉर टेनेबल। इंडिया का ग्रीवांस ये है कि कनाडा एंड यूएस एंड एज सच अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है खालिस्तानी सेपरेटिज्म को कर्ब करने के लिए, एंड कोई सीरियसनेस नहीं है इनको खालिस्तानी सेपरेटिज्म को कम करने के लिए। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल कि कोई भी कंट्री खालिस्तानी सेपरेटिज्म को कवर करे। लेकिन अगर हम कनाडा में देखें तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते खालिस्तानी सेपरेटिज्म को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट डिस्पाइट ऑल देयर रिटोरिक, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का फोकस है वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस रहता है जो कि वायलेंस में इंडल्ज हो रहे हैं अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। बाकी दूसरे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट दे प्रैक्टिस डबल स्टैंडर्ड्स इज ऑब्वियस। तो ये हिपोक्रेट है, ये है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि हम इनके साथ कैसे इंगेज करें और इनको बताएं कि खालिस्तानी सेपरेटिज्म कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो इट इज़ इनकम्बेंट ऑन इंडिया सिक्योरिटी एजेंसीज एंड डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट की जो भी खालिस्तानी सपोर्ट ग्रुप्स हैं इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए। दो स्पेसिफिक एरियाज़ में यहाँ पर अटेंशन की जरूरत है। पहला ये कि इस मैटर को डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर उठाया जाए। दिस वुड नेचुरली इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ द सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट इन पंजाब। द सेकंड कंसर्न कि जो मेंबर्स हैं इंडियन डायस्पोरा के, इनको थोड़ा बहुत इंटिमिडेट किया जाए। द फैक्ट इज दैट खालिस्तानी ग्रुप्स हैव क्रॉस द रेड लाइन्स एंड ये इंडियन डिप्लोमेट्स को इंटिमिडेट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो कनाडा में इंसिडेंट हुआ था, हाउएवर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडियन वार्निंग्स को सीरियसली कभी लिया ही नहीं है। इन सम कंट्रीज स्पेशली कनाडा डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को प्राइमेसी दी जाती है ओवर इंडियन कंसर्न। नेक्स्ट है नॉट बाई फियाट। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाला इशू था तो वहाँ पर अगर ये कोई पॉइंट आपको कहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। तो ऑथर ने यही कहा कि इंटरनेशनल टैक्स ऑब्लिगेशंस जो होते हैं तो एग्जीक्यूटिव ने साइन कर लिया तो उससे नहीं हो गया, पार्लियामेंट अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया रिसेंटली, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हैंडेड डाउन अ लैंडमार्क डिसीजन रीअफर्मिंग अ वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिंसिपल दैट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अज्यूम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ये ऑटोमेटिकली लॉ का इफेक्ट नहीं ले सकते हैं जब तक लेजिस्लेटिव कंडीशंस को डिफाइन नहीं किया जाता है। एक GS2 में टॉपिक जरूर है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एंड आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पर जजमेंट आया है असेसिंग ऑफिसर वर्सेस नेस्ले। एग्जामिन्ड क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत इट इज़ असेंशियल टू गिव इफेक्ट टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉजेस अंडर इंडिया टैक्स ट्रीटी। तो आई होप आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन ये पढ़ा होगा इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में। अगर आपको पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं पता है तो आप अपने स्टैटिक नोट्स को रिवाइज करो या तो आप सर्च भी कर सकते हो इसके बारे में। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर है, एक को टर्मिनस होती है विद दोज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई लेजिस्लेशन नहीं है तो एग्जीक्यूटिव के पास यहाँ पर अनब्रिडल्ड पावर्स होती है। हाउएवर एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दैट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद एनी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की ज़रूरत होती है सो दैट ये जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इसको स्टेटस ऑफ लॉ मिल सके एंड ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल हो सके। वंस अपॉन अ 3/5 पर्सन। तो ये बताया गया कि यूएसए में इक्वालिटी कितनी मुश्किल से आई है, यूएसए किस प्रोसेस के थ्रू गया है तो यूएसए में इक्वालिटी आई है। मुझे नहीं लगता टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, तो वो आपको बस अमेरिकन रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस थी, किसके बाद यहाँ पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। एंड यूएस में इक्वालिटी है नहीं है, इक्वालिटी कैसे है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पर स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की बात की गई है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ पता होना चाहिए, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रिवॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एंड जब आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो आपको 6-7 पॉइंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉस्टन टी पार्टी, फिलाडेल्फिया कांग्रेस, तो आप इतना प्रिपेयर करोगे तो आपको हो जाएगा। ये आर्टिकल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, डी फॉर डिग्निटी। तो यहाँ पर DBT की बात की है। इंडियाज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम हैज़ बीन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कि लॉजिस्टिक मार्वल है। DBT डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के, ये डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाता है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट
10 गवर्नमेंट स्कीम्स अक्रॉस 53 मिनिस्ट्रीज़ ने डीबीटी का यूज़ किया है बेनिफिशरीज तक पहुँचने तक। डीबीटी से इन काइंड ट्रांसफर्स भी किए जाते हैं। तो जैम ट्रिनिटी 2017-18 में आती है। वैसे 2013 में डीबीटी को इनिशिएट कर दिया गया था, लेकिन फुल पोटेंशियल 2017-18 में आता है, जब जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल इनको लिंक किया जाता है। एंड डीबीटी की वजह से करप्शन कम हुए, लीकेजेस कम हुए, 1.14% ऑफ द जीडीपी की सेविंग्स हुई है। तो अगर हम देखें डीबीटी की बात करें तो क्यों ज़रूरत है डीबीटी की, एंड पुअर को इससे क्या फ़ायदा हुआ है, पुअर के पास डिग्निटी कैसे आई है डीबीटी। तो इससे पहले क्या होता था, जो पुअर है उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता था, क्यूज़, लंबे लंबे क्यूज़ दोपहर तक, और सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे, तब तो उसका जो भी पैसा है वो रिलीज़ होता था। तो इवन दो डिग्निटी माइट बी चैलेंजिंग टू क्वान्टिफाई, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड कि बिना करप्शन लीकेज के पुअर को यहाँ पर पॉवर्टी परेड करनी पड़ती थी गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेने के लिए। लेकिन आज जो बेनिफिट्स है वो खुद उस इंसान तक पहुँच रहे हैं, उस इंसान को उनको लेने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो दिस चेंज इन अप्रोच वेयर इंस्टेड ऑफ द पुअर अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इट्स द गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो कि उन तक पहुँचता है विदाउट एन इंटरमीडियरी, एंड इसके इंपॉर्टेंट implications फॉर their psyche. In a civil and human society, it is essential to recognize that all individuals, irrespective of their economic and social circumstances, इनके पास equal rights to dignity है। फिर ये बताया गया कि पहले पुअर को किस तरीके से देखा जाता था। तो एक्चुअली एक बुक है द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी, इसमें यहाँ पर एलीट एंड पुअर को डिवाइड किया गया है। एलीट ये मानते हैं कि जो एलीट है वो इंटेलिजेंट हैं, उनके पास स्किल्स है जिसकी वजह से वो एलीट है, एंड पुअर ये हैं जो कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आलसी हैं, जिसकी वजह से ये लोग पुअर हैं। दो बुक अपने आप में एक सटायर है। फॉर दीज एक्सपर्ट्स पॉवर्टी टेक्निकल प्रॉब्लम है, या तो रिसोर्सेज नहीं है, या तो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या तो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से आप पुअर हो। द पैटर्नलिस्टिक सोल्यूशन ये था कि आप उनको नज करो कि ये काम करें, अगर काम करेंगे तो अपने आप ही इनकी ये जो पुअर है खत्म हो जाएंगे एंड ये भी अमीर होना शुरू हो जाएंगे। हाउएवर ईस्टर्ली हाईलाइटेड दैट देयर वाज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू थिंकिंग, एंड ये अल्टरनेटिव अप्रोच क्या थी। इट्स फंडामेंटल प्रमाइस वाज दैट एक्सपर्ट्स मस्ट अंडरस्टैंड कि पॉवर्टी को हमें इंडिविजुअल राइट्स पर्सपेक्टिव या डेप्रीवेशन से समझने की जरूरत है। तो कोई इंसान पुअर इसीलिए भी तो हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल उसके पास यहाँ पर रिसोर्सेज ना हो, या रिसोर्सेज हो तो उसका लक इतना अच्छा ना हो। तो बिफोर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन एक्सपर्ट्स मस्ट अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, ये भी तो एक रीज़न है पॉवर्टी का। तो सोशल रीजंस भी होते हैं पॉवर्टी के, सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक रीजंस नहीं होते हैं पॉवर्टी के। तो रादर देन लुकिंग फॉर टेक्निकल आंसर्स फ्रॉम द आउटसाइड, एड्रेसिंग पॉवर्टी माइट रिक्वायर वर्किंग विद द पुअर। तो उसके बाद राइट्स बेस्ड अप्रोच आती है कि ये राइट है कि इनके पास भी बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, फूड की, शेल्टर की, हेल्थ की। Intuitively, in the rights-based approach to poverty, implicit recognition थी कि people can find themselves in unfortunate economic and social circumstances beyond their control. For example, अगर आप इस ही न्यूज़पेपर पर आज द सिटी वाला पेज पढ़ोगे तो उसमें एक बच्चे की स्टोरी बताई गई है कि कैसे उसके फादर एंड मदर की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद उसकी कंडीशंस कैसे ख़राब होने लगती है। वो तो फिर डीओ में ऑर्फन कोटा आता है सो दैट उसकी कंडीशंस अब बेहतर हो सकती हैं। अब वो ये उम्मीद कर सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता। मान लो ऑर्फन कोटा नहीं होता, वो कॉलेज में नहीं जा पाता, तो इसमें उसकी गलती कैसे है। तो देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस व्हेन द पुअर ट्राइड एंड येट डिडंट मेक इट। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर रॉल्स की बात की गई है, तो रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस है। तो आई होप आपने एथिक्स में पढ़ा होगा ये रॉल्स का पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, जिसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की गई है। इन सच अ सोसाइटी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी हैज़ टू बी शेयर्ड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली बाई द रिच एंड द एलीट who have to be more circumstanced and humbler about their success. तो राइट बेस्ड अप्रोच टू पॉवर्टी में ये है कि आपको पुअर को प्रोवाइड करना है, तो आप कोई उनके ऊपर दया नहीं कर रहे हो प्रोवाइड करके, उनका राइट है कि आप उनको प्रोवाइड करो। तो बिफोर डीबीटी पुअर को यहाँ पर जो इंटरमीडियरी हैं उनके डोर्स के ऊपर नॉक करना पड़ता था टू रिसीव व्हाट वाज राइटफुली देयर्स, लेकिन अभी ये जो भी बेनिफिट है ये उन तक खुद पहुँचता है। यहाँ पर एक मूवी की बात की गई है द ग्रेट इंडियन मैरिज, ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री अदर स्टेक होल्डर्स यहाँ पर डिजिटल फ्रॉड्स को कर्व करने के लिए मीटिंग करने वाले हैं, साइबर क्राइम्स को कम करने के लिए मीटिंग करने वाले हैं। तो साइबर क्राइम्स को लेकर क्या क्या स्टेप्स लिए गए तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये दोनों आप बिल्कुल लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। तो ये जो करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं एक्चुअली जनवरी 2023 से कवर किए जा रहे हैं एंड ये मार्च 2024 तक कवर किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं एंड इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें हम प्रीलिम्स पूरा डिस्कस कर रहे हैं एंड मेंस स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें मेंस पूरा डिस्कस करें। तो ये सब कुछ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेगा, तीनों चीज़ें, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एंड मेंस। बाकी यहाँ पर प्राइस मेंशन है, आप पेमेंट कर सकते हो वाया यूपीआई टू द गिवन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन ईमेल आईडी। एंड इसके अलावा अगर सिर्फ आपको इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर तो आप ये बाय कर सकते हो एंड
ये आपको 150 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। बाकी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप आज इसके लिए पेमेंट कर रहे हो तो एक्चुअली इसको दिसंबर के लिए कंसिडर किया जाएगा, नॉट फॉर द नवंबर। नेक्स्ट है रेड होल माइनिंग, रिस्की प्रैक्टिस बीइंग यूज्ड इन टनल रेस्क्यू। तो एक्चुअली ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक टनल कोलैप्स हुआ है, तो टनल को पहले ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका जो ऑगर है वो टूट जाता है। तो अभी मैनुअली जो है उसमें से डेब्री निकाली जा रही है। अब ये जो पाइप है एक्चुअली ये 800 mm वाइट पाइप है। अब इसमें जो रेस्क्यूअर्स हैं ये वेल ट्रेंड नहीं है इसमें जाने के लिए, लेकिन एक्चुअली जो रेड होल माइनर्स होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर 600 mm के पाइप से कोल निकालने जाते हैं, तो इनको बुलाया गया है कि आप यहाँ पर जाकर कुछ करो। तो आफ्टर एफर्ट्स टू रिलीज 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इनटू द कोलैप्स्ड सिलक्यारा बारकोड टनल फेस्ड अनदर मेजर सेटबैक संडे, ऑगर जॉइंट ऑफ द मशीन ड्रिलिंग, तो ये एक्चुअली टूट गया। रेस्क्यूअर्स स्पेंड द लास्ट 2 days कटिंग थ्रू द ब्लेड स्ट्रक इनसाइड द रेस्क्यू पाइप्स एंड इसको पीस बाय पीस रिमूव किया जा रहा है। एक्चुअली अभी 12 मीटर बचा है, 12 मीटर हो जाएगा तो जो वर्कर्स अनफॉर्चुनेटली इसमें फंस गए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो रेड होल माइनिंग, तो एक्चुअली रेड होल माइनिंग को बैन कर दिया गया था। ये मोस्टली मेघालय में प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि रेड होल माइनिंग की वजह से बहुत सारे यहाँ पर लोगों की डेथ भी हो रही थी। तो एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था, बाद में ये बैन हटा दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो रेड होल माइनिंग इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स, जो कि प्रेवलेंट है मेघालय में। रेड होल मतलब बहुत कम स्पेस है यहाँ पर, नैरो पिट्स जो कि ग्राउंड में डग किए जाते हैं एंड वो इतना ही बड़ा होता है कि उसमें एक ही पर्सन जा सकता है टू डिसेंड एंड एक्सट्रैक्ट कोल। वंस द पिट्स आर डग तो माइनर्स डिसेंड करते हैं यूजिंग रोप्स और बैम्बू लेडर्स एंड कोल सीम्स तक पहुंचते हैं, फिर वो मैनुअली कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से। इन द साइड कटिंग प्रोसीजर, अब 2 तरीके के प्रोसीजर होते हैं, एक होता है साइड कटिंग प्रोसीजर। तो इन द साइड कटिंग प्रोसीजर नैरो टनल्स को डक किया जाता है ऑन द हिल स्लोप्स एंड वर्कर्स इनसाइड जाते हैं अंटिल दे फाइंड द कोल सीम। ये कोल सीम हिल्स ऑफ द मेघालय में मिल जाएंगे जो कि बहुत पतले हैं, लेस देन 2 मीटर इन मोस्ट केसेस। इन द अदर टाइप ऑफ रेड होल माइनिंग कॉल्ड बॉक्स कटिंग, एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाई जाती है वेरिंग फ्रॉम 10 to 100 स्क्वायर मीटर एंड दो दैट अ वर्टिकल पिट इज डक 100 to 400 फीट डीप। वंस द कोल सीम इज फाउंड, जो रेड होल साइज टनल्स हैं इनको हॉरिजॉन्टली डक किया जाता है एंड वहाँ से वर्कर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल। कंसर्न ये है, सबसे पहले एनवायरमेंटल हजार्ड है, अनरेगुलेटेड है, सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है एंड वर्कर्स के लिए सेफ्टी गियर भी नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है और ये पिट बंद हो जाते हैं एंड जो वर्कर हैं उसमें फंस के ही मर जाते हैं। तो दिस मेथड ऑफ माइनिंग हैज़ फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म, क्योंकि हजार्डस वर्किंग कंडीशन है, एनवायरमेंटल डैमेज है। एनजीटी ने 2014 में इसको बैन कर दिया था, 2015 में इस बैन को रिटेन रखा। फिर उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द बैन अलाउइंग माइनिंग ऑपरेशंस ऑन प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ द स्टेट। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड कि जो मेघालय गवर्नमेंट है 300 करोड़ रुपए फाइन इम्पोज जो कि किया गया है एनजीटी के द्वारा फॉर फेलिंग टू कर्ब इलीगल कोल माइनिंग, इसको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस, तो एक्चुअली ये बताया गया है कि पहले ही माना जाता था एग्रीकल्चर में, वो इसीलिए माना जाता था क्योंकि वो सच था कि अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको ज़्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि हम कम इनपुट से भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इन एग्रीकल्चर देयर आर 4 व्हाट इकोनॉमिस्ट वुड कॉल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक है लैंड, वाटर, लेबर, एनर्जी। तो फार्मर्स जो है इन फैक्टर्स को यूज़ करते हैं जिनको कि इनपुट कहा जाता है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी द आउटपुट प्रोड्यूस बाई दैम इज लार्जली डिटरमाइंड बाई द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड। प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये प्राइमरली लिमिटेड थी बाई द एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड। इंडियाज फार्म सेक्टर अकॉर्डिंग टू अ नीति आयोग grew by an average of 2.8% during 1950 to 1961 and जो net sown area है ये increase होता from 118.75 लाख to 135 लाख हेक्टेयर्स। एग्रीकल्चरल लैंड क्वालिटी एक फंक्शन है सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी का। जो अल्यूवल सॉइल्स हैं तो यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा होती है एंड जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो दीज यील्ड मोर क्रॉप पर एकड़ देन द लैंड्स विद रेड, ब्राउन, लेटराइट, माउंटेन एंड डेजर्ट सॉइल रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करो तो मोस्टली वो आपको रिवर वैलीज पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी है वहाँ पर। एज रिगार्ड्स लेबर एंड एनर्जी इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो ज़्यादा यहाँ पर फार्म हैंड्स होंगे, ज़्यादा बुलक्स होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो आई थी यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट की हाइट है वो कम हो गई थी एंड प्लांट की स्टेम स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट में जो लॉजिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई थी एंड यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। फिर यहाँ पर ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इनपुट हम उतने ही यूज़ कर रहे हैं। फिर ये बताया गया कि हम यहाँ पर जीन एडिटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट गेम चेंजर यहाँ पर हो सकता है ड्रोन्स। तो ड्रोन्स का आप यूज़ कर सकते हो फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए सो दैट यहाँ पर नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी भी बढ़ सके। तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा आउटपुट, लेकिन इनपुट उतना ही है। नेक्स्ट यहाँ पर कम्बाला कम्स टू बेंगलुरु। कम्बाला क्या है? एक्चुअली बफेलो रेस है कम्बाला। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एनिमल क्रूएलिटी होती है। जलीकट्टू को भी बैन कर दिया गया था।
लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये चेंजेस करती है प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट, एंड वापस से कम्बाला रेस होती है। तो कम्बाला रेस बस आपको पता होना चाहिए बफेलो रेस होती है, कहाँ पर होती है, तो कर्नाटका में होती है। तो इट इज़ अ फोक स्पोर्ट प्रैक्टिस्ड इन कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेशली इन रीजन्स जहाँ पर तुलु स्पीकर्स, जैसे कि आपने कंटारा मूवी में देखा होगा, उसमें भी बफेलो रेस को दिखाया गया है। इन द पास्ट रेसेस वर होस्टेड बाय वेरियस फैमिलीज एंड ग्रुप्स, एंड बेसिकली इसको बिल्कुल प्रेस्टीज एंड प्राइड का मैटर मानते हैं। पूरे साल बफेलोज को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। फिर यहाँ पर कम्बाला रेस में उनकी बफेलोज होती हैं। अब इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको नहीं जानना है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पेटा, इन्होंने प्ली फाइल की थी कि किस तरीके से यहाँ पर एनिमल अब्यूज़ हो रहा है। द कंप्लेंट अगेंस्ट कम्बाला वॉज दैट द बफेलोज नोजेस आर टाइड विद अ रोप एंड द एनिमल्स आर विप्ड कंटिन्यूसली, एंड जिसकी वजह से क्रुएलिटी हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बैन कर देता है 2014 में जल्लीकट्टू, कम्बाला सब कुछ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जनवरी 2016 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन इशू करती है जहाँ पर एक्सेप्शन लिया जाता है कि बुल्स माइट बी कंटिन्यू टू बी ट्रेंड एज परफॉर्मिंग एनिमल्स एट इवेंट्स सच एज जल्लीकट्टू एंड बुलक कार्ट रेसेस। फिर यहाँ पर एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट जो है ये भी प्रोविजन अमेंड करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट, सो दैट इन इवेंट्स के लिए एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया जा सके, जैसे कि जल्लीकट्टू एंड कम्बाला। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। एंड अगर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।